अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सज्जाद। आप सुन रहे हैं हमारा खारिया FM 97। 9:11 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आज ऐसा दिन कि जो कह सकते हैं हम वजह तौर पर पाकिस्तान के सीने का वो रिश्ता हुआ ज़ख्म कि जो शायद हमेशा रिश्ता रहेगा। 16 दिसंबर 1971 की बात करें या 16 दिसंबर 2014 की, ये वो दिन है कि शायद सीखने को बहुत कुछ था जिसमें, लेकिन हम सीख ना पाए। और बज़ाहिर हम बहुत कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक्चुअली हम कुछ सीख नहीं पाए। आज स्पेशल ट्रांसमिशन जन्नत के फूल APS अटैक के हवाले से हमारा खारिया FM 97 पे आप थ्रू द डे सुनते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 1971 को किसी सूरत भूला नहीं जा सकता। मैं बात करूंगी सकूत ढाका के हवाले से। थ्रू द डे आप APS अटैक के हवाले से बात सुनेंगे, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हम पहले बात कर लें APS, क्योंकि बाद में आया। और APS के मुहर्रिकात में जो कुछ था वो बहुत पहले से चल रहा था। हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 0537601961 आपका मेरा राब्ते का नंबर। आप कमेंट के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। HFM 97 का फेसबुक का पेज। इट्स अ मॉन्डे। जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं हकीकतन, और जो लोग तकलीफ़ महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल दिन है। हम नहीं जानते ना, हम नहीं जानते कि कुर्बानी किसे कहते हैं। हम नहीं जानते कि अपने घर को छोड़ के माइग्रेशन करना क्या होता है। हम नहीं जानते। हम तो इस वक्त नेशनलिटी होल्डर्स के साथ शादी कर लेते हैं, ग्रीन कार्ड जिसके पास है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, अपना मुल्क छोड़ने बहुत इजीली छोड़ने पर राजी होते हैं। बल्कि स्कीम्स और प्लान्स जो हैं हमारे पास होते हैं कि किस तरह मुल्क से दूर भाग जाएं, चाहे 2 नंबर के शहरी सेकंड सिटीज़न बनकर किसी भी मुल्क में गुजारा कर लें। लेकिन जो वतन से मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो मिट्टी से, जो जन्मभूमि से मोहब्बत निभाने वाले होते हैं, वो इसकी सज़ा अक्सर काटते रहते हैं। और बात अगर हम करें मशरक़ी पाकिस्तान की, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा कि जिसकी बॉर्डर्स ही नहीं मिलते थे। पाकिस्तान शायद वो ऐसा मुल्क था जब मार्ज़ वजूद में आया तो मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान 2 अलग अलग धारे थे, कौमियत के लिहाज से, ज़बानों के लिहाज से और बॉर्डर के लिहाज से। पानी के ज़रिए या फ़िज़ाई सफ़र से हम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, क्योंकि हम इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसकी रिस्पेक्ट है, हम उसे बांग्लादेश कहेंगे, लेकिन मुँह से अक्सर मशरक़ी पाकिस्तान ही निकलता, ख़ास तौर पर जब हम पुरानी बात कर रहे हो तो हमारे पास तो रास्ता ही नहीं था वहाँ पहुँचने का। हम तो उन लोगों को जानते ही नहीं थे सही तरीके से, और ना ही हमने जानने की कोशिश की थी। बहुत से हक़ाइक़ हैं जिन पर पर्दा डाला जाता है, अपनी मर्ज़ी की सच्चाई लोगों के सामने बयान की जाती है, अपनी मर्ज़ी का सच, अपनी मर्ज़ी का। और कहते हैं कि जी ऑटोबायोग्राफी जो होती है, लोग अपनी ज़िंदगी की जो सवाल हयात लिखते हैं उसमें सच लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी डंडी मार दी जाती है। सो जो सच है वो तो आज तक हम तक पहुँचा ही नहीं है। सच तो वो जानते हैं जिन्होंने ये सहा है, सच तो वो जानते हैं कि जिन्होंने इसे बर्दाश्त किया, सच तो वो जानते हैं जिन्होंने इसमें बहुत कुछ खो दिया, सच वो जानते हैं जो आज भी उस तकलीफ़ को याद करके रोते हैं। हम सच नहीं जानते हैं। ये 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, और सब अपना अपना बयानिया तवातुर से ऐसे फैलाते रहे कि हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते 1971 की जंग कौन जीता। लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा पॉइंट है कि मैं साबित कर सकती हूँ कि हम ये जीत चुके थे। अगरचे इस जंग के पीछे रीज़न्स में हम खुद मौजूद थे, मगरबी पाकिस्तान के लोग या इदारे या पॉलिसीज़ बहुत हद तक इन्वॉल्व थी, कसूरवार थी, लेकिन जंग हम हारे नहीं। हमें 90,000 के फ़ौजियों के सरेंडर का ताना दिया जाता है। आज सबसे पहले तो खुदा का वास्ता ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, कोई 90,000 फ़ौजी वहाँ नहीं थे जिन्होंने सरेंडर किया। जब 90,000 फ़ौजी थे ही नहीं वहाँ, तो सरेंडर कैसे कर दिया? आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग हमें ताने देते हैं बुग़्ज़ फ़ौज से, जिनको बुग़्ज़ होता है, या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग बोलते हैं उनकी बातें सुने तो वो आपको सबसे पहले ना ताना देंगे कि हाँ 90,000 या जनरल न्याज़ी ने सरेंडर कर दिया। जनरल न्याज़ी ने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरेंडर किया था, मजबूरी थी, बट 90,000 फ़ौजी कौन से थे?
ये उस वक्त का, जैसे आज जो सनद याफ्ता मुजरिम है लेकिन उनका बयानिया मुख्तलिफ मीडिया हाउस फैलाते हैं, वो अपने सोशल मीडिया टीम के ज़रिए फैलाते हैं और चोर होते हुए भी खुद को चोर नहीं साबित होने देते। ये तो हमारी आज की आंखों की बात है ना। तो उस ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद थे, लॉबीज मौजूद थी, सपोर्टिव ऐसे मुल्क मौजूद थे, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे जो उस वक्त, कि उन्होंने ये बयानिया फैलाया। उन्होंने इसको तंज का, तहकीर का, इसको हमारा मजाक उड़ाने का एक ज़रिया बनाया और हमारे अपने लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब झूठ इतने तवातुर से बोला जाए, मुसलसल बोला जाए, तो वो सच लगने लगता है। और यही बात है कि हम आज तक ये नहीं जान पाए कि 90,000 फौजियों ने सरेंडर कहाँ किया था। कहाँ थे वो फौजी? 26,000 की फ़ौज थी मशरक़ी पाकिस्तान में। मशरक़ी पाकिस्तान के बॉर्डर को तो सिक्योर करने का कोई सीन ही नहीं था, मगरबी पाकिस्तान से डिफेंड किया जाना था। वहाँ तो पाकिस्तानी फ़ौज जो थी वो मतलब वो जानती ही नहीं थी, जो गई थी वो जानती ही नहीं थी। उनको जंगलात में भटका दिया जाता था, उनको रास्ता गलत बताया जाता था, उनके अपने लोग एतबार नहीं कर रहे थे। फ़ौजी एक दूसरे पे एतबार करने से जो है वो गुरेज कर रहे थे, क्योंकि फ़ौज के अंदर मौजूद बंगाली उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो चुके थे। वो क्यों ख़िलाफ़ हुए थे? बहुत हद तक मगरबी पाकिस्तान और उसके रहने वाले इसमें कसूरवार थे। लेकिन बात पहले क्लियर करेंगे हम 90,000 फ़ौजियों के सरेंडर के हवाले से। किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में या किसी भी ज़िले में आप देख लें, दूसरे ज़िले में लोग जाते हैं, दूसरे सूबे में लोग जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, या नई फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, या वर्कर्स अपनी फैमिली को बुला लेते हैं, वो वहाँ रहते हैं। 90,000 फौजी जिन्होंने सरेंडर किया, पता नहीं किसके ख्वाब में आए थे जिन्होंने ये सरेंडर किया। पाकिस्तानी फ़ौज तो वहाँ टोटल ही 26,000 थी और उसमें से भी सारे के सारे सरेंडर नहीं कर रहे थे। मतलब जो सरेंडर किए हुए थे वो तो बचे खुचे और अलग से थे ना। तो जो पहले मारे गए, शहीद हो गए, जो पहले इधर उधर हो गए, जो पहले वापस आ गए, वो किस गिनती में गए? वो 26,000 भी पूरे नहीं थे जिन्होंने सरेंडर किया। तो 90,000 की बात तो फजूल तरीन है। हाँ, 90,000 शायद वो टोटल गिने तो कहीं जाके शायद बच जाते हो, क्योंकि वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से जाने वाले लोग मौजूद थे। वहाँ लेडी डॉक्टर्स जो मशरक़ी पाकिस्तान से गई थी, वहाँ पे डॉक्टर्स जो मगरबी पाकिस्तान से गए हुए लोग थे उधर बांग्लादेश में मौजूद थे उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में। यहाँ से गए हुए माली थे, यहाँ से गए हुए चपड़ासी थे, यहाँ से गए हुए क्लर्क थे, यहाँ से गए हुए लोग थे, यहाँ से गए हुए बिजनेसमैन थे, यहाँ से गए हुए वर्कर्स थे, यहाँ से गए हुए बेतहाशा लोग थे जो वहाँ मौजूद थे, जो सिविलियन थे। सिविलियन को काउंट करके अगर आप 90,000 की गिनती पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 90,000 पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर किया था। 90,000 पाकिस्तानी फ़ौज थी नहीं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज भी सोशल मीडिया पे ये जंग लड़ रहे हैं अपनी तरफ से खामखा की, जो एक दूसरे को ताने दे रहे कि जनरल न्याज़ी ने सरेंडर किया। लोगों की क्या बात करें? हमारे पॉलिटिकल लीडर प्राइम मिनिस्टर को न्याज़ी होने का ताना सिर्फ इसी वजह से देते हैं। तो मतलब ये घटिया सोच है हमारी। पहली तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, 90,000 वाली फ़ौज वाली बात इंतहाई बकवास और झूठ है। तारीख़ का ऐसा झूठ जिसकी सच्चाई टोटली अलग है। इस झूठ की सच्चाई ये है कि 90,000 फ़ौज नहीं थी, सिविलियन ढेर थे। डेफिनेटली यहाँ पंजाब में या हम सिंध में देखते हैं दूसरे इलाकों से आए हुए लोग होते हैं, पूरे पाकिस्तान में इधर उधर से दूसरे ज़िलों से दूसरे सूबों से आए हुए लोग होते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन थी, सिविलियन की एक बड़ी तादाद को शायद शामिल करके 90,000 मगरबी पाकिस्तान के लोग बनते हो, फ़ौजी नहीं बनते किसी भी सूरत में। सो अपनी हिस्टोरिकल जो मेमोरी है उसको प्लीज़ रिफाइन कीजिए, उसमें ये बात लिख लीजिए कि 90,000 फ़ौजी नहीं थे। दूसरी बात ये कि कसूर हमारा है, हम बार बार मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं मगरबी ताकतें, बैरूनी क़ुव्वतें ये सब शामिल थे, और लोग कहते हैं जी आप लोगों को आदत है ब्लेम करना दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के तो ख़ुद को बचा लेना। हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलतियाँ थी, लेकिन एक ऐसा हमारा हिस्सा कि जहाँ हमारे बॉर्डर ही नहीं मिलते थे, हमें पानियों के ज़रिए या फिर हवाओं से गुजर के जाना पड़ता था, और हवा से जाने के लिए फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इंडिया की फ़िज़ाई हदूद हम इस्तेमाल करते थे। इंडिया ने बहुत सोच समझ कर प्री प्लान्ड गंगा हाईजैकिंग का ड्रामा रचाया था 10-11 महीने पहले ही। फरवरी के दिनों में ये जो साजिश है वो रचाई गई थी। 1971 में भारत का गंगा नामी तैयारा हाईजैक किया हाशिम कुरैशी ने, कश्मीरी नौजवान, और बाद में ये भी साबित हो गया कि उसे BSF में भर्ती किया गया था रॉ की तरफ से, और वो एजेंट था इंडियन,
और जिसने खुद ही ये सारा गंगा का सारा सीन किया, इंडिया ने खुद। और गंगा तैयारा वो था कि जिसे पहले ग्राउंड कर दिया गया था, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका था, परवाज़ उसकी ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि ये हाईजैक ये सारा प्लान किया गया था, इसलिए इसको दोबारा उड़ाया गया और उसके बाद उसको अगवा करा लिया गया और हाईजैकर्स हाशिम कुरैशी वगैरह उसे लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। यूँ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर फ़िज़ाई हदूद को बंद किया गया। पाकिस्तान का वहाँ पहुँचने का क्विक सर्विस क्या हो सकती है, बाय एयर पहुँच जाएं आप मशरक़ी पाकिस्तान, लेकिन वो रास्ता बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ शोरिश थी, वहाँ पे हलचल हो चुकी थी, उसको सपोर्ट कर रहा था इंडिया, वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था इंडिया। मोदी साहब खुद अपने मुंह से मान चुके हैं, एडमायर करते हैं और बहुत वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुक्ति बाहिनी ने वहाँ क्या कुछ किया। तो अभी तो दुनिया को सच समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी गलतियों के साथ साथ वहाँ बैरूनी अवामिल थे, वहाँ वो सब था जो हम बताते हैं। अब इस फ़िज़ाई रास्ते को बंद करने के बाद हमारे पास तो पानियों का रास्ता बचा था। फ़िज़ाई रास्ता सोच समझ के पहले से बंद कर दिया गया ताकि वहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ फौरी तौर पर जो है सर्विसेज ना दी जा सके और ना कोई यहाँ आए सही से रिपोर्ट करे। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, ईमेल सिस्टम था नहीं और पानियों पे भी 2-3 दिन सफ़र करते हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते थे और किस तरह से कम्युनिकेट करते थे। एक नफ़रत जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फैलाई गई, ऊंची नफ़रत की जो दीवारें थी वो खड़ी कर दी गई। इसमें कसूर पॉलिटिकल लीडर्स का भी है। अगर उनकी तकरीर सुने अफसोस होता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर सुने, बाकायदा गाली देकर कहा गया जहन्नुम में जाएं बंगालियों को। अगर मुजीब की तकरीर सुने तो मुजीब अपने लोगों का हीरो बना हुआ था। लेकिन अगर आप किसी को मतलब कमतर समझेंगे, उन्हें प्रेस करते जाएंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो कोई गई गुजरी चीज़ें, तो आखिर कब तक लावा तो फटेगा। और ऐसे ही फटा था, इसीलिए वो लोग हमसे मुतनफ़िर थे। हम उनकी पटसन इस्तेमाल कर लेते थे, हम उनकी लेबर इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझते नहीं थे। लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं था, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, ये सब लोग इसमें मुलव्विस थे। ये सब उनका कसूर कहा जा सकता है। फिर एक वाज़े बरतरी शेख मुजीब को हासिल थी, उसने अपनी सीट्स जीती थी, उसे इलेक्शन में वोट मिले थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। सो ये सब तो हमारे कसूर है, लेकिन असल कसूर जो है वो दुश्मन का, कि जिसने ये नफ़रत की, जिसने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्रस्ट हमारा ख़त्म किया, जिसने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें खड़ा किया, जिसने हमें मजबूर किया कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़, और अपनी अपनी ज़बान को सपोर्ट करें। हम बंगाली और गैर बंगाली का फ़र्क करें, हम मगरबी पाकिस्तान वालों को अलग समझें और मगरबी पाकिस्तान वालों को वैसे खुदा पूछे कि वो उन्हें छोटे कद वाले, काले और निकम्मे और पता नहीं क्या कुछ समझा करते थे, जाहिल और पेंडू, जैसे हम आज किसी दूसरे को समझते हैं। सो ये सारे हालात थे कि जिसकी वजह से फिर सकूत ढाका हुआ। लेकिन सकूत ढाका के बाद क्या हुआ, देखिए, अगर हम बात करें ना 16 दिसंबर की, तो आज ही का दिन था, 4:31 का वक्त था, रमना रेस ग्राउंड ढाका, कि जहां लाखों का मजमा था। और वो कहने वाले कहते हैं, जिन्होंने याददाश्तें लिखी या कहीं जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे सुना जिन लोगों ने, वो बहुत से उनके क्लिप्स वायरल होते हैं, वो बताते हैं कि वो लाखों का मजमा पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहा था। ये वो बंगाली थे कि जिन्होंने बेतहाशा जद्दोजहद की थी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, लेकिन वो इतने मुतनफ़्फ़िर हो चुके थे, उन्हें इतनी शदीद नफ़रत हो चुकी थी हमसे कि वो लाखों का मजमा शेख मुजीब के हक़ में, बांग्लादेश के हक़ में नारेबाजी कर रहा था, जनरल न्याज़ी और फ़ौज को और मगरबी पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रहा था। लेकिन इन लाखों के मजमे में कितने बंगाली थे असल में? इस लाखों के मजमे में जो आज दुनिया हमें ताना देती है कि मुर्दाबाद और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फ़ौज को कहा जा रहा था, उसमें मुक्ति बाहिनी के लोग कितने थे ये कोई सच्चाई नहीं बताता। उसमें ट्रेंड जंगजू जो गुरिल्ला जंग भी लड़ सकते थे इंडिया की तरफ से आए हुए लोग, वो कितने थे कोई नहीं जानता। वो लाखों का मजमा ज़रूर था जो हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ कलमात कह रहा था, जो हमें मुर्दाबाद कह रहा था, लेकिन उसमें असल बंगाली कितने थे ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर आज भी आप बांग्लादेश जाएं तो बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत उनका जुर्म है, इस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बिहारियों की,
सूबा बिहार की अगर बात करें, जब इंडो पाक की डिवीज़न हुई थी, सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए 1947 में, तो बिहार सूबे के लोग उर्दू स्पीकिंग थे और मुसलमान भी थे। तो उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से और मुसलमान होने की वजह से वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अब पाकिस्तान में शामिल होने के लिए उनका वो माइग्रेट करके मशरक़ी पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि उन्हें वो नज़दीक था। उन्होंने हिजरत की 1947 में और मशरक़ी पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए। अब वो वहाँ आबाद हो गए, लेकिन बंगालीज़ के लिए वो भी गैर बंगाली थे। और आज भी उन बिहारियों की, उन उर्दू स्पीकिंग की, उस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों की चौथी, पाँचवीं, छठी नस्ल उसी मोहम्मदी कैंप में मौजूद है। बदतरीन ज़िंदगी जिन्हें कोई ज़िंदगी की सहूलत नहीं, एक ही कैंप के अंदर चीथड़े लटक रहे हैं, जहाँ कैंप्स के मतलब कपड़े वपड़े तरपाल फटे हुए, वहाँ नस्लें उन्होंने एहसास पे ज़िंदगी गुजारी उनकी नस्लों ने कि शायद कभी हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हमें वहाँ आबाद कर दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तानी उन्हें ला के यहाँ आबाद नहीं कर रहे। 5 लाख के करीब ये लोग हैं कि जो उन कैंप्स में पले बढ़े हैं, उनकी कई नस्लें, और पाकिस्तान आने के इंतज़ार में वो अभी तक वहीं हैं। अगर वहाँ आज आप जाके देखें, या आप इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ पे देखें आप, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि जब आप ढाका के करीब मोहम्मदी कैंप में नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी फिल्म्स के पुरानी पोस्टर लगे हुए होते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक बज रहा होता है आज भी, और काफ़ी इसकी सज़ा वो पा रहे हैं। लेकिन वो जो 4:31 पे साइन हुए जनरल न्याज़ी और जनरल अरोड़ा की जानिब से, उसके बाद एक तो ये बिहारी जो वहाँ रह गए, इनकी बात, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों में से मेजॉरिटी पाकिस्तान में थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई, उनके फोरफादर्स यहीं के थे। आज वो बिहारियों जैसे ही हालात में ज़िंदगी गुजारे जैसे वो बांग्लादेश में गुजारे, अपने अपने देश में परदेसी। पाकिस्तान में इनकी बड़ी आबादी, मच्छर कॉलोनी, कराची में आईडी कार्ड नहीं थी पाकिस्तान ने कभी उन्हें गैर पाकिस्तानी कहा जाता है, उन्हें तारकीन वतन समझा जाता है, उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, और सिटीज़नशिप नहीं दी जाती क्योंकि वो बंगाली हैं, वो बांग्लादेश के हैं। और उनका ये दावा है यहाँ मच्छर कॉलोनी समेत पूरे पाकिस्तान में जो बंगाली हैं कि हमारे तो आबा अजदाद यहाँ पैदा हुए, हमने कभी बांग्लादेश देखा ही नहीं, हमने कभी बांग्लादेश जाने का सोचा ही नहीं। और बग़ैर आईडी कार्ड के ना तो एजुकेशन वो ले सकते हैं उनके बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स के आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है कॉलेजेस में और आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। अच्छी जॉब भी नहीं उनके पास, क्योंकि ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास सिटीजनशिप है। क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मछली के काम से, झींगे के काम से मुंसलिक है, गन्ने का रस लगा लेते हैं, उसमें भी पुलिस उन्हें तंग करती रहती है। कराची में ढेर लोग आपको ये मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, और भी आसपास बिहारी कॉलोनी के नाम से आपको आबादियाँ मिलेंगी पूरे पाकिस्तान में। तो अगर और इनका भी जुर्म पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये जहाँ पैदा हुए उससे मोहब्बत करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम फ़लसफ़ी बन जाते हैं, हम कहते हैं हमने बहुत सीखा या हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमने ठेंगा सीखा है। ये सीखा है कि वो उन्हें सिटीज़नशिप नहीं दे रहे, कि जो कहते हैं कि ठीक है कि होते हैं बीच में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन अगर नादरा के रिकॉर्ड देखें या पकड़े जाने वाले केसेस देखें तो उसमें हमें पता है कि अफगान कितने ही हैं जिन्हें पाकिस्तानी आईडी कार्ड दे दी गए, और इतने आराम से पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे रहती रही है, ट्रैवल करती रही है। तो फिर बांग्लादेशियों का क्या, बंगालियों का क्या कसूर? सरहद के दो इस तरफ भी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दोनों तरफ मगरबी पाकिस्तान में जो बंगाली हैं वो आज अपने ही देश में परदेसी है, मशरक़ी पाकिस्तान में जो बिहारी हैं वो आज बांग्लादेश में गैर बंगाली हैं। दोनों का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है, या फिर अपनी अपनी ज़मीन से मोहब्बत है जहाँ वो पैदा हुए थे, और नस्लें उनकी जो हैं वहाँ बर्बाद हो गई एक तरह से। बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम लोग हैं ये है 1971 का नतीजा, जो कोई नहीं इस पर फोकस करता, कोई नहीं इनके बारे में सोचता। हालांकि 2018 की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो बिहारियों के लिए, उन्हें यहाँ आबाद करने के लिए और उनके बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन तब्दीली इतनी ही आई कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, बदला और कुछ नहीं है। तो ये सकूत ढाका और उसके बाद की रीज़न्स हैं कि जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मगरबी पाकिस्तान में जो रहने वाले बंगाली हैं। आज के दिन कम से कम मैं और हमारी ये टीम, हम अपने प्लेटफॉर्म से उनसे माजरत करते हैं,
हम उनसे माफ़ी चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियों का सिला क्या दिया गया, उनके आबा अजदाद की कुर्बानियों का सिला ये दिया गया। हम बिहारियों के लिए, हम मशरक़ी पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए, उनके लिए भी दुआ गो हैं। उनको तो ID कार्ड मिलना शुरू हो गए कोर्ट के ऑर्डर से, इंशाल्लाह उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जो है एक ज़ख्म है ऐसा कि जो रिश्ता रहेगा और हमेशा रिश्ता रहेगा। हमारी नई नस्ल के लिए मैंने बहुत से लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, उनकी राइटिंग देखी, जो स्क्रिप्ट्स वो लिखते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है बॉर्डर तक नहीं मिलते थे, सैलाब आए रहते थे, वहाँ पे नुकसान ही नुकसान होता था, अच्छा हुआ अलग हो गया, अच्छा हुआ अलग हो गया। लेकिन इसलिए भी अच्छा हुआ कि जब आप किसी को उसका हक नहीं देंगे तो वो कब तक आपके दर पे बैठा रहेगा। अपना हक लेने के लिए लोगों ने फिर आखिर में तो खड़ा होना ही होता है, और ये बंगालीज ने किया था, उन्हें उनका हक नहीं मिला था। हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें हम पर्दा डाले रखते हैं, लेकिन बात सच करनी चाहिए, और सच ये है कि हमने उनकी बहुत हक तलफी की थी। यही अभी भी हो रहा है बलूचिस्तान में। देखें, ज़खायर मादनी बेतहाशा, बलूचिस्तान के सोर्सेज बेतहाशा जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बलोचियों के हाथ में क्या है। अभी वहाँ पे जो रैलीज हो रही हैं, वहाँ देखें बलोचियों की जो जनरेशन्स हैं ट्राइबल एरियाज़ में फंसी पड़ी हैं, और कोई फैसिलिटीज़ उनको नहीं है। वो आज पहाड़ियों में रहती हैं, मिट्टी के मैदानों में रहती हैं, आज भी कारेज से पानी पीती हैं, ये सारा कुछ। मतलब वहाँ पे भी जहाँ जहाँ जिस इलाके में आप लोगों को महरूम करते चले जाते हैं, फिर उनसे हुब्बुल वतनी की उम्मीद रखना, उनसे भाईचारे की उम्मीद रखना, उनसे मोहब्बत की उम्मीद रखना, ये इंतहाई अहमकाना बात होती है। आप चावल बो के गंदम नहीं काट सकते, हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। 9:33 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। चले जी, अब बात कर लेते हैं APS के हवाले से, क्योंकि आज के दिन का हमारा दूसरा गहरा ज़ख्म। मैं बात कर रही थी APS से पहले सकूत ढाका, इसलिए ज़रूरी था कि APS की जो रीज़न्स है, दहशतगर्द कौन है, पहले मुझे आप लोग ये बताएं, दहशतगर्द कौन है। ठीक है, बैरूनी नासिर होंगे, ठीक है, बाहर से ट्रेंड लोग होंगे, मान लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जो अपनी जान कुर्बान करने आ जाते हैं। क्या जान अपनी कुर्बान कर देना इतना आसान है? उनकी ब्रेन वॉशिंग क्यों इतनी जल्दी हो जाती है जो मुल्क के अंदर से उनके साथ मिल जाते हैं? इनकी मेजॉरिटी हमारे वो महरूम तबके के लोग हैं कि जिन्हें मेरिट पे चलकर कुछ नहीं मिला, जिन्हें उनकी हैसियत के मुताबिक एजुकेशन नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली, स्टेटस नहीं मिला सोसाइटी में, तो वो इंतकामन या फिर महरूमी का शिकार होकर जल्दी ब्रेन वॉश उनका हो जाता है और उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है। किसका कसूर है? रियासत का, रियासती इदारों का, वालिदैन की परवरिश का भी, और दीन से दूरी, सब इसमें मैटर करता है। यही वो रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से दहशतगर्द बनते हैं। क्यों मुझे आपको कोई दहशतगर्द या हमें जैकेट दे के तो फटने पर मजबूर नहीं कर सकता? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ है, क्योंकि हम वो महरूम तबका नहीं है। तो जब आप लोगों को महरूम करेंगे, इंसाफ नहीं देंगे, तो लोग खुद इंसाफ ले लेंगे, इंतकाम लेंगे, मेरिट पे उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो छीनने की कोशिश करेंगे। उनकी नज़र में छीनना यही होगा कि इनको नुकसान पहुंचा दिया जाए। उनकी ब्रेन वॉशिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, उनको जो वो कहते हैं ना पट्टी पढ़ाई जाएगी वो पढ़ लेंगे। तो ये हमारा नुकसान है, और सोसाइटी में आज भी यही कुछ हो रहा है। हर हमले के बाद, हर ऐसे किसी भी मौके के बाद, किसी टारगेट किलिंग के बाद, किसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाती है। वो टूटी कमर वाले फिर आते हैं और फिर कुछ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्टर और उनके फैसिलिटेटर हमारे अंदर मौजूद हैं। जब तक उन्हें ख़त्म नहीं किया जाता, ये दहशतगर्द टूटी कमर के साथ भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। शामिल कर दीजिए कौन कौन हमारे साथ है। अजीम अली, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी गालिब जहलम से, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, वालेकुम अस्सलाम जी। बिलाल अहमद, गुड मॉर्निंग। आवर न्यू जनरेशन इज मिसिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक यू बिलाल। अरशद मारी फ्रॉम सिंध खैरपुर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ? 0536019661 0537601961 पे भी आप हमें बता सकते हैं। आप जो कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से आप भी ज़रूर कहिए, क्योंकि पूरी कौम तज़किया निगार है, कॉपी पेस्ट कर करके सब जो है वो दानिश्वर हैं, लेकिन बस इसीलिए क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है ना, तो हम रीज़न्स को, रिसर्च को, इस चीज़ को हमने निगलेक्ट कर दिया।
जब हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो फिर हम यही कहेंगे हाँ 90,000 लोगों ने सरेंडर किया था, 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। लेकिन अगर रिसर्च करें तो फ़ौरन से सबसे पहली बात ये पता चलती है 90,000 थे कहाँ जिन्होंने सरेंडर किया था। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी ताकतें जो हमारे अंदर मौजूद और हमें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, उनसे बचने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अपनी एफर्ट को तेज़ कीजिए। 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है। 5th जनरेशन वॉर जो है वो एक ऐसी वॉर है कि जो सिविलियन लड़ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। ये वो फ़ौजी हैं, सिविलियन फ़ौजी के जो दुश्मनों के बयानिए का जवाब देते हैं। जैसे ये 90,000 वाली बात है, अगर उस ज़माने में ट्विटर या फेसबुक होता तो शायद अच्छी तरह से इस बात को खोल के पूरी दुनिया को बता दिया जाता कि 90,000 फौजी वहाँ नहीं थे। गंगा तैयारा जो है वो हाईजैक हमने नहीं किया था, ना करवाया था। ये प्लान क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी, ग्राउंड हुए हुए तैयारे दोबारा इंडिया ने क्यों इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया के ज़रिए बता दिया जाता। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। आज फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। आज प्रॉपर लॉबी बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो झूठी खबरें वायरल करते हैं, झूठी चीज़ें दुनिया को बताते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर यकीन करती है। उसको काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन वॉर सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग है ना वो वही कॉपी पेस्ट वाले, जो वायरल चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसर्च नहीं करते। आज ज़रूर रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि बंगाली कौन थे, पटसन कहाँ होती थी, और फ्लड आते थे, ठीक है माना बहुत बांग्लादेश में, लेकिन आज उनका लिटरेसी रेट देखें वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। अगर कंपैरिजन करें, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे कारखाने बांग्लादेश मुंतकिल हो गए, हमारे बिजनेसमैन वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं, वो हमसे बहुत आगे, हम बहुत पीछे रह गए उनसे। लेकिन हम उन्हें ताने आज भी देते हैं, हम उन्हें गरीब आज भी कहते हैं, हम उन्हें काले छोटे कद वाले एहसास कमतरी के मारे और पेंडू, उस ज़माने के पेंडू और इस किस्म की चीज़ें आज भी उन्हें तंजिया कहते हैं। हम उन्हें शेख मुजीब के चमचे, हम उन्हें इस किस्म की बातें आज भी तंजिया कहते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, हमने यही सुना है। हमने, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर बैठ के तो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। ये सच नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि हमने क्या किया है। APS में हमलावर आए, बैरूनी ताकतें थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी मुलविस थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था? अंदर के लोग। और ये वही अंदर के लोग हैं जो दहशतगर्द बनने पे इसलिए राज़ी हो जाते हैं कि या वो इंतकाम चाहते हैं सोसाइटी से, अपने माशरे से, अपने हिस्से में, जब उनके कुछ नहीं आता। तो बजाय इसके कि हम बैठ के रोएं, आज के दिन पर्सनली बड़ी माजरत के साथ, मतलब बहुत से लोगों की बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है 16 दिसंबर को ढाका फॉल तो लोग भूल जाते हैं, टोटली ढाका फॉल इग्नोर हुआ होता है। APS को याद करें तो APS जो अटैक था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, उसको कैसे याद करते हैं? चुन चुन के सैड पोइट्री, सैड म्यूजिक लगा के, ऐसी जिससे व्यूअरशिप मिले, जिससे लाइक्स मिले, जिससे कमेंट्स मिले, ऐसी पोस्ट की जाती है, ऐसे स्टेटस चलाए जाते हैं, ऐसी शेयरिंग की जाती है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और इन चीज़ों के लिए। ये APS का दुख मनाने का तरीका है हमारा। जो ट्रांसमिशंस होती हैं TV की हो चाहे जो पब्लिशिंग एरियाज़ हैं वहाँ देख लें, प्रिंट मीडिया हो चाहे, आज के दिन आप देखें फेसबुक वगैरह पे भी शायरी भरी हुई होगी, दुखी से दुखी तरीन लाइन्स निकाली जाती हैं, वो लगाई जाती है, फिर उस पर वो तस्वीरें लगाई जाती हैं, जो अनबेरेबल चीज़ें होती हैं उनको मज़ीद फैलाया जाता है। किस लिए? ये दुख का इजहार करने का हमारा तरीका है। ये कौन सा तरीका है? ये मतलब वो जिनके घर वाले आज भी रोते हैं, वो जिनके घर वाले आज भी उन्हें याद करते हैं, उन्हें आपकी इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं प्रैक्टिकली क्या किया है। वो कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान किधर है? क्या कागज़ पे लिखा था, उस पर पकौड़े रख के खा दिए, कि उसमें जो कुछ लिखा था उस पर अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हो सका। ऑपरेशन ज़रबेज़्ब कर ले, ऑपरेशन दूसरा भी कर ले, ऑपरेशन जितने मर्जी कर लें, FATF से हम नहीं निकल सके। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? क्या दहशतगर्दी को उससे सपोर्ट नहीं मिलती है? हर वो चीज़ के जिसके ताने बाने एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, हम उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम उसे नहीं तोड़ पा रहे, उस पूरे रेक्टर को हम नाकाम हैं अभी तक। तो फिर
ये सोशल मीडिया पे दुख का इस तरह से इजहार करना, ये कौन सा इजहार है? अगर हमें एपीएस अटैक से दिल दुखे, वो अनबेरेबल सीन थे, उस पर बात भी नहीं की जा सकती। वो इतनी दुखी दास्तान है हमारी, वो इतना हमारे जो रिश्ता हुआ जख्म है जो कि शायद कभी भर ही नहीं सकेगा ना। तो उस पर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीरें लगाएं, सैड पोइट्री लगाएं, सैड म्यूज़िक लगा दें, अच्छे से फ़िल्टर लगा दें, अच्छे से ट्रांजेक्शन कर दें, मतलब ऐसी चीज़ बना के और लाइक्स और कमेंट्स ले लें, या उस पर ऐसी बात कर लें और बैकग्राउंड में दिखाते रहे कि वो मतलब क्या खौफनाक सीन था, खून ही खून दिखा दें, ये सारा कुछ। ये है एपीएस से मोहब्बत? उस हमले के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कहाँ है? उस हमले के ख़िलाफ़ उसको आइंदा ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए स्ट्रैटेजी किधर है? क्या हमारे स्कूल उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए गए थे आज उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या अभी भी हर स्कूल की दीवार उतनी ऊंची है? वो सारे जो एहतियाती तदाबीर स्कूल्स कॉलेजेस में कही गई थी, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? किसी ने कभी चेक किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम वो हजूम है कि जब एक बात होती है तो फिर हम यूनिटी दिखाते हैं, एक बात पे फोकस करते हैं, फिर उठा के एक दूसरे की चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद दुख मनाते हैं। हमें दुख मनाने की आदत है, हमें दुख रोने की आदत है, लेकिन उसका सलूशन या आइंदा ये तकलीफ ना हो उसके लिए हम कुछ नहीं करते। बड़ी अफसोसनाक बात है। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने आपका दिमाग भी खा लिया। और खैर ये ऐसा हमारी ज़िंदगियों का दुख है जो जब तक जिंदा है, जब तक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये तकलीफ़ हमारे साथ रहने वाली है। इन तकलीफ़ को किस तरह से रिलीफ देना है, इसका एक ही सलूशन है। अपने बच्चों को सही और गलत की तमीज़ सिखाएं, अपने बच्चों को इंसानियत सिखानी है, अपने बच्चों को बताना है कि कोई कमतर नहीं होता, अपने बच्चों को बताना है कि काला गोरा कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को बताना है कि ये जैसे हमने बंगालियों के साथ किया वैसा नहीं करना है किसी के साथ। हमारी हुकूमतों को हमें सिखाना पड़ेगा कि जो महरूमियाँ दी गई थी मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को और उन्हें मुतनफ़र होना पड़ा हमसे, दुश्मन को मौका मिला अपना काम करने का, वही अब मुल्क के अंदर बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो कुछ हो रहा है, जनूबी पंजाब तो चले बहुत बेहतर है, लेकिन सराकी बेल्ट को देख लें, वहाँ क्या हशर है। तो ये सारी चीज़ें अगर लोगों को महरूमियों की दास्तान अगर आप उनको देंगे तो लोग उठ के वो स्प्रिंग बन जाएंगे, उनको प्रेस करते जाएंगे, बिल आखिर वो उछल कर ऊपर आ जाएंगे और वो नफ़रत करेंगे, वो अलहदा स्टेट मांगेंगे। ऐसा ही होता है इसमें। और फिर हम कहें कि वो गलत कर रहे हैं या वो इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को, अलहदगी का मुतालबा करके, तो ये गलत नहीं है। वो अपनी महरूमी का अजाला करना चाह रहे हैं। उन्हें शायद ये लग रहा हो कि जब हम अलहदा हो जाएंगे तो यकीनन हमें मरात हासिल हो जाएंगी, यकीनन हमें मेरिट पे चीज़ें मिलेंगी, यकीनन हम अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी हमारे पास, हमें वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि यहाँ एलीट क्लास को या दूसरे लोगों को मिल रही है, वो हमें हमारे मुल्क में मिलेगी। ये उनका नज़रिया भी फिर गलत नहीं होता। अलहदगी पसंद तहरीकों को फिर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये दुश्मन की चलाई हुई तहरीकें हैं, ये हमारी अपनी बोई हुई फसलें होती हैं फिर जिसे काटना पड़ता है। बस मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया और आपको साथ बताने की कोशिश की कि ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, ये आपकी मर्जी। 0537601961 पे लोग खामोशी से आज सुन रहे हैं, बीच में मैंने लिया ही नहीं, तो इसके लिए माजरत। एपीएस का सानेहा आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी चलती रहेगी और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मेरे ख्याल में मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। समझने वाले अगर समझना चाहें समझ लें तो ये मोर देन इनफ। और आप क्योंकि किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके दुख में आपका साथ दे। और रुमान अहमद गोदल सेइंग अस्सलाम वालेकुम, बहुत ठंड है, दिसंबर है, दिसंबर में ठंड ही होनी और क्या होना है, तो मतलब ठंड है तो ठंड है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू कि जो लोग कमेंट्स के ज़रिए हमारे साथ शरीक थे, और सुनने वालों को बहुत शुक्रिया, बड़ी खामोशी से काफ़ी देर से सुन रहे हैं। तमाम लोग के जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, एक ही अपील है, पाकिस्तान एक नेमत है, पाकिस्तान एक अल्लाह का ऐसा तोहफ़ा है कि जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लिए एक
अब्बा जी की छोड़ी हुई जायदाद समझ लें, जिस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें रह रहे हैं लेकिन इसको कुछ देते नहीं है, इसके लिए कुछ करते नहीं, इसके लिए कुछ सोचते नहीं है। बस 14 अगस्त आती है, 23 अगस्त आती है, 6 सितंबर आती है, तो हम भरपूर तरीक़े से हुब्बुल वतनी का इजहार करते हुए वो म्यूज़िक बजा लेते हैं, गाने गा लेते हैं, तकरीर कर लेते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं। ये हम 4-6 दिन अच्छे पाकिस्तानी हो जाते हैं इस हद तक के, बस इससे ज़्यादा की नहीं। तो असल पाकिस्तानी बनने के लिए ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन सीखें, हम सही गलत की तमीज़ सीखें, पाकिस्तान छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दें। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा अगर आपको, ठीक है, यहाँ कुछ कोई सहूलत नहीं है, ठीक है, यहाँ मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन इसे ठीक भी तो हम ही नहीं करना ना। छोड़ के जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद होंगे लेकिन पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं होगा, पाकिस्तान में वो स्किल वाले लोग नहीं होंगे, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? मज़ीद ख़राबी हो जाएगी। और इस ख़राबी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वो लोग के जो स्किल्स रखते हैं, वो लोग के जो एक्सपर्ट हैं अपने शोबों के, वो लोग के जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी भी साइंसेस में, सोशल साइंसेस में एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान छोड़ के ना जाएं। ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।